तफसील से आपको बताएंगे। कश्मीर में दो अलग अलग एवलांच हादसों में फौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरना सेक्टर में आए एवलांच में फौज की पेट्रोल पार्टी के 4 जवान फंस गए। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 जवानों की जज्बे खाकी को बाहर निकाला गया, जबकि 1 जवान को जिंदा बचा लिया गया है। तो वहीं बांदीपुरा जिले के कुरेज सेक्टर में हुए एवलांच में एक दीगर फौजी एहलकार शहीद हो गए। अभी भी कुछ और जवानों के एवलांच में दबे होने का खदशा है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से राहत और बचाव के काम में परेशानियां भी आ रही हैं। उत्तरी कश्मीर के 2 सीमावर्ती जिलों में हुए हिमस्खलन में सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 1 को जिंदा बचा लिया गया है। दरअसल कल जो सीमावर्ती ज़िला कुपवाड़ा है, वहाँ के करना इलाके में जो फॉरवर्ड पोस्ट थे, वहाँ एक हिमस्खलन हुआ जिसमें 4 सैनिक जो है वो दब गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत वहाँ पर शुरू कर दिया गया, लेकिन एक सैनिक को वहाँ ज़िंदा तो निकाल लिया गया, लेकिन 3 अन्य सैनिक जो है उस बर्फ़ में दबने के कारण जो है उनकी मौत हो गई। वहीं कल ही गुरेज सेक्टर में भी एक हिमस्खलन हुआ, जहाँ एक पेट्रोल पार्टी इस हिमस्खलन में दब गई, जिसमें कई सैनिक जो है वो की खबर है। हालांकि वहां एक शव जो है बरामद किया गया है एक सैनिक का। और अगर हम कुछ समय की बात करें तो सियाचिन को लेकर उत्तरी कश्मीर में जो हिमस्खलन हुए हैं उनमें अब तक 10 सैनिक जो है वो शहीद हो चुके हैं, कई को रेस्क्यू भी किया गया है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है ये भारतीय सेना के सामने, जो इस वक्त बर्फ़ के कारण इन पहाड़ों में ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि ख़तरा रहता है कि जो घुसपैठी है वो कहीं सीज़ फायर वायलेशन के दौरान जो है इस तरफ ना आए। उनको रोकने के लिए जो पेट्रोल्स होते हैं और उसी दौरान ये हिमस्खलन होते हैं और उसमें ये सैनिक जो है वो दब जाते हैं। हालांकि कई जगह पर एडवाइजरी जारी की गई है सेना की तरफ से कि इन इलाकों में काफ़ी सतर्कता बरती जाए ताकि कम से कम कैजुअल्टीज़ हों, लेकिन इसके बावजूद जो पेट्रोल है वो ज़रूरी करना पड़ता है रात को भी दिन को भी, ताकि घुसपैठियों को पाकिस्तान से आने से रोका जाए। और इसी दौरान ये हादसे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल से जो सेना ने एडवाइजरी जारी की है वो सैनिकों को खास निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता बरतें। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में शहीद होने वाले नायक अखिल को खराज अकीदत पेश किया गया। ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल के JS ढिल्लन समेत कई फौजी ओहदेदार मौजूद रहे। तो यहां पर खराज अकीदत पेश करने की वो तस्वीरें हैं जब लेफ्टिनेंट शहीद हो गए थे, उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज ही की ये तस्वीरें हैं बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में, जहां पर शहीद होने वाले नायक अखिल को खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लन समेत कई दीगर फौजी ओहदेदार भी मौजूद रहे थे। तो एवलांच की जद में आने से हमारे जवान शहीद हो गए। हालांकि एक जवान को बचा लिया गया था। तो 2 अलग अलग जगहों पर एवलांच के हादसे जो हैं वो पेश आए थे, जिसमें 4 जवान हमारे शहीद हो गए। उधर पाकिस्तान की फौज सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है और अब पानी सर से ऊपर भी बहने लगा है। 16 साल पहले जंगबंदी को लेकर हुए करार पर पाकिस्तान ने कभी अमल नहीं किया। हिंदुस्तान की जानिब से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया गया, कभी गोली से तो कभी बोली से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान सुधरने की बजाय और बिगड़ता जा रहा है। मकामी लोग भी चाहते हैं कि अब POK लेने का वक्त आ गया है। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में LOC से 10 किलोमीटर दूर वाक़े नूना बंडी गांव के खेतों में काम कर रहे किसान उस वक्त बाल बाल बच गए जब अचानक पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से फायर किया गया। गोला उनके पास आकर गिरा। किसान खेतों में काम कर रहे थे। गनीमत रहा कि गोला लोगों से कुछ दूर गिरा और किसी की जान नहीं गई। मकामी किसान खुर्शीद अहमद और हजूर हुसैन भी उस वक्त मौजूद थे जब नापाक इरादे लिए गोला उनकी तरफ गिरा। इस वक्त हम हैं पुंछ जिले के नूना मंडी गांव में। हम आपको बता दें, जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, पाकिस्तान की फायरिंग की गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं और यहाँ तक ये गांव बॉर्डर से काफ़ी दूर है। यहाँ आज तक कभी भी गोलाबारी नहीं की गई, लेकिन
पिछले कुछ दिनों से जो पाकिस्तान ने अपनी रेंज बढ़ा दी है, उससे इस गांव को भी अपना निशाना बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें, यहाँ पे किसान खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कब फायरिंग शुरू हो जाए और कब ये यहाँ से छोड़कर भाग जाए। एक दिन पहले भी जब गोलाबारी हुई तो ये खेतों में ही काम कर रहे थे, तो अचानक हुई गोलाबारी से बड़ी मुश्किल से इन्होंने जान बचाई, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के पास ही एक मोटार जो आकर गिरा, जिससे इस एरिया का काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन गनीमत यह रही कि इन किसानों की जो जान बच गई और बड़ी मुश्किल से ये यहाँ से निकल कर भागे हैं। आज भी ये खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कब पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलाबारी शुरू हो जाए। हमारे साथ यहाँ के किसान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है सर, यहाँ पे कभी भी नहीं आया मैटर शेल, कोई भी गोलाबारी नहीं आया। 71 में मैं उसको 7th में पढ़ता था, तो यहाँ पे वो नीचे गए थे, मकान पे नहीं गिरे, डूंगली में आए थे। ये पहली मौका है कि यहाँ पे 1 जनवरी के चीज़ के दिसंबर को, आतवार को 3 बजे हम ये काम ही कर रहे थे, मक्की के चलाई का काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आके अचानक ही गोलाबारी लग रहा। हमारे 8-10 औरतें और 5-6 वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, तो वो बड़ी मुश्किल से जान बचाई। 2 गोले मेरे नज़दीक गिरे। एक तो जनाब ने वो देखा कि यहाँ से ऊपर है गोला, दोनों तकरीबन ये 100 फुट की दूरी पर गिरे हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई। उसमें अल्लाह का बड़ा हाथ रहा, वाहिगुरु का बड़ा हाथ रहा, परमात्मा का बड़ा हाथ रहा, बच सके बचने का हमारा कोई चारा नहीं था। तो क्या लगता है पाकिस्तान ने अपनी रेंज बढ़ा दी है? हमें इस चीज़ के बारे में, मैं इसके डिफेंस के बारे में कुछ नहीं चाहता। उसने रेंज अपनी बढ़ा दी है, आज तक नहीं गिरा, और जो भी उनका वो टारगेट है वो सिविल उनको मारने का है, अब हमारी आबादी को ख़त्म करने के लिए है। मैंने कल इस डर के मारे काम अपना बंद कर दिया। हमें डर था, दिल में खौफ था, कोई अपना काम नहीं हम कर सके, और आज देखा कि थोड़ा बंद है, इस वजह से खौफ में हम गए। लेकिन तैयारी में इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बूट पहने हुए हैं, हमने बूट पहने, हमें भागना पड़ेगा। जो ही फायरिंग हुई हम बाहर की बड़ी कहाँ अपने जाए, जो नज़दीक मकान है वहाँ पे छुप जाएंगे। अचानक 2 गोले जो है वो गिरे वहाँ आकर, तो उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। और हमारी इसमें 1991 में सर जो फायरिंग, इधर बहुत बड़ी फायरिंग हुई थी, जिसमें बहुत नुकसान भी हुआ था। तो कभी भी इस एरिया में हमारे में गोले जो हैं वो नहीं गिरे थे आज दिन तक। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना रेंज आया, और यहाँ बहुत, मतलब पाकिस्तान ने अपने गोलों की रेंज बढ़ा दी? बहुत बढ़ा दी है सर। इसमें अब हमारा जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमें ये अब कोई किसी वक्त भी पीछे जो आवाज़ आता है ना, तो यहाँ से लोग भागना शुरू हो जाते हैं सर। क्योंकि यहाँ रहने का, क्योंकि पिछली बार भी हमारी एक लड़की मर गई थी, नूनाई बांडी में मरी थी वो, तो अब भी उसी रेंज में फिर गोले आकर गिरे हैं। तो बच्चे खेल रहे थे, अगर 10 मिनट बच्चे अंदर खाना खाने के लिए ना जाते तो वहाँ ही गोला गिरा जहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो उसके साथ में गिरा, और उसने बहुत बड़ा बूटे खेड़ कर फेंक दिए, और बन्ना पूरा जो एक डोगी का बन्ना था वो पूरा नीचे आ गया। अब मेरी जो कच्ची रसोई थी वो भी गिरकर डैमेज हो गई, लेकिन बच गए ऐसे कि वो अंदर बढ़ गए थे, इसलिए बच गए सर। जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं, हम पहले भी ऐसा कह चुके हैं। वजह है पाकिस्तान की नापाक फौज। जी हाँ, पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने अपने नापाक हरकतों में लगातार इजाफा किया है। चौकियों के साथ साथ पाकिस्तान की फौज रिहायशी मकामात पर भी हमले कर रही है, जिससे एलओसी के पास बसे लोग जान हथेली पर लेकर जीने को मजबूर हैं। लोग अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। लोग जान देने की भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को पीओके वापस लेकर रोज रोज की इन वारदातों पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। फौज के साथ साथ मकामी लोग भी हिंदुस्तान के साथ हैं। तो मेरा यही इनसे इंतज़ार है कि या तो हमें यहाँ से पक्के बैंकर दिए जाएं, या पाकिस्तान को बाज किया जाए, या समझौता किया, या नहीं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमें लेना चाहिए। हम जान देने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर इलाके से लेकर एलओसी के पास रहने वाले लोगों का वक्त बस खुद को पाकिस्तानी हमलों से बचाने में गुजरता है। वो ना तो खेती कर पाते हैं, ना ही कोई और काम। किसी तरह अगर खेत की जुताई हो गई तो बुआई की फिक्र, बुआई करते वक्त महफूज बच गए तो आप पाशी की फिक्र, और आप पाशी के बाद फसलों की कटाई की फिक्र लिए किसान अच्छी पैदावार नहीं कर पाते, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते। एलओसी और सरहदी इलाकों के लोगों की तरह अब एलओसी से 10 किलोमीटर दूर वाक़े लोग भी बंकर बनाए जाने और मसले के परमानेंट निपटारे का मुतालबा कर रहे हैं।
तो इस गांव में बैंकर नहीं है, कोई बैंकर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। देख रहे हैं आपके सामने है, रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना है। यहाँ पे जो लीडरशिप है वो अपने अपने घरों को देखती है, कोई भी सरकारी तरफ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली है सर अपनी जान बचाने के लिए। तो अभी क्या चाहते हैं? मैं यही चाहूँगा कि हमें यहाँ पे पंखे बैंकर दिए जाए, हमारी हिफाजत की जाए, और इस जो बार बार हमें ये तकलीफ की पड़ती है 10 किलोमीटर सरहदी पट्टी में अंदर, तो ये जो एरिया है LOC इसको दूर किया जाए। अब LOC से 10 से 12 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तानी गोले बरसने लगे हैं। पुंछ LOC से 10 किलोमीटर दूर वाक़े बांडी चेचिया, कांडियारा और नूना बांडी जैसे इलाके के किसान भी अब दहशत के साए में हैं और खेतों में काम करने से डर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से की जा रही फायरिंग के डर से किसान अपनी आधी पकी फसल काटकर समेट रहे हैं। बार बार ये लोग सरकार से POK को लेकर मामले का परमानेंट सलूशन चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि अब वो समय आ गया है कि हिंदुस्तान को कुछ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और POK का जो अपना हिस्सा है उसको भी लेना चाहिए ताकि ये आराम की जिंदगी गुजार सकें। LOC गांव नूना बांडी से रमेश बाली, जी मीडिया पुंछ। कठुआ के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों को लेकर एक मार्च निकाला। हीरानगर इलाके के किसानों और नौजवानों ने सामाजिक इंसाफ मंच के बैनर तले आखिरी गांव कोरेपन्नू से लेकर मरहीन तहसील तक मार्च निकालकर अपनी आवाज इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि मौसम की मार से इनकी 2 लगातार फसल धान और गेहूं बर्बाद हो गई। इंतजामिया के किसी भी अफसर ने इसकी सुध नहीं ली। मुजाहिरीन ने यह भी मुतालबा किया कि किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। हमारी 3-4 डिमांडें हैं, 4 मेन डिमांडें हैं। पहली हमारी डिमांड है कि जो अभी बारिश से लोगों का नुकसान हुआ है, बारिश और ओलों से, उन किसानों को इसका फौरी मुआवजा मिला जाए। और दूसरी हमारी ये डिमांड है कि जो इंटरनेट सेवाएं बंद हैं उनको फौरी बहाल की जाए। और तीसरी हमारी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फौरी वापस दिए जाए। और आखिरी हमारी डिमांड है कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो 8वीं पास है, चाहे वो 12वीं पास है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे इंजीनियरिंग की है, MBBS की है, उनको सरकार फौरी नौकरी दे। बॉर्डर के लोग बहुत दुखी हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो भी बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे जिम्मेदारों से तो बहुत अन्याय हो रहा है। जब हमारे घर में गंडे थे ना, गंडे जिनको हम प्याज बोलते हैं, तो प्याज हमारे घर में था तो 5 रुपए किलो, अब 100 रुपए किलो हम ही लेकर खा रहे हैं। हमारा बुरा हाल हो गया है। और जिम्मेदार ने जो पिछले तीसरी फसल आ गई है, ये अब टूटने वाली है। पिछली कणक की फसल भी खराब हो गई थी, अब ये धान की भी खराब हो गई, आगे वाली फसल भी नहीं लगेगी। हुकूमत किसानों की तरक्की और माशी तरक्की के लिए कोशा है और वो 2020 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए मुख्तलिफ अकादमात भी कर रही है। इस सिलसिले में हदफ को हासिल करने और गुर्बत को कम करने के लिए मुत्तहिद स्कीमें चला रही है। ख़ास तौर पर उधमपुर की ख्वातीन मशरूम की खेती इस उम्मीद के साथ कर रही हैं कि उन्हें इस फसल से फ़ायदा मिलेगा। 100 से ज़्यादा ख्वातीन मशरूम की खेती कर रही हैं क्योंकि इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ख्वातीन भी घरेलू काम के साथ इस काम पर तवज्जो दे रही हैं और इस काम को तरजीह के साथ कर भी रही हैं। और इस काश्तकारी के साथ वो ख्वातीन के सिलसिले में जो रवायत जारी थी उसे को भी तोड़ने में कामयाबी हासिल हो रही है। ज़िला उधमपुर के इलाके जांकनी में एक मशरूम यूनिट खोला गया है जिसमें कई कुनबे अपने घर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि मशरूम डिपार्टमेंट वक्तन तरबियाती फराहम करता रहा है और हुकूमत के स्कीमों की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। जम्मू कश्मीर के LG गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस जल्दी ही फिर से बहाल की जाएगी। हालांकि उन्होंने इंटरनेट सर्विसेज की बहाली के लिए कोई तय तारीख तो नहीं बताई। LG मुर्मू शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के शीरी में वाक़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस भर्ती की पासिंग आउट परेड के मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये कहा कि हम इंटरनेट पर नाफिज किए गए पाबंदियों का जायजा ले रहे हैं। हालात के मुताबिक धीरे धीरे इसे बहाल कर दिया जाएगा। LG ने कहा कि वादी के हालात अब अच्छे हो रहे हैं जिसमें लोगों की हिस्सेदारी भी बहुत अच्छी है। वादी के बदलते हालात की वजह से लोग बाहर आ रहे हैं और बाजारों में भी रौनक लौट रही है। Situation is very good. It has improved very well. The police has been doing yeoman service, and all the forces here. There is a very high level of coordination. Also, the people's participation is very good. Recently, as I have mentioned in my speech, people are also, coming out, and they are interested in the development.
if the situation has really improved, what is stopping you from restoring the internet services, which is a big question for the administration? I understand. That is, we are reviewing, and as it becomes more normal, we will phase-wise we will do. We have already discussed with our administration, and we are taking it up. So any decision on releasing when it comes to the political getting? We'll let you know very soon. Thank you for talking. जम्मू के त्रिकुटा नगर में बीजेपी हेड ऑफिस में ओबीसी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दिल्ली से आए हुए ओबीसी को इंचार्ज जम्मू श्रीनगर के श्री प्रेम कृष्ण आर्या और संजय कुमार ने कहा कि जिस तरह से पूरे मुल्क को 27% रिजर्वेशन का दर्जा दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को ओबीसी का 27% दर्जा देने के लिए और ओबीसी के लोगों को आ रही परेशानियों को लेकर मुल्क के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रहने वाले ओबीसी के लोगों को ओबीसी के तहत दी जाने वाली स्कीम्स का फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री से मिलकर इन लोगों के लिए हक में इनसे हमने बात की। वहाँ पे 27% हमारे ओबीसी को दर्जा प्राप्त है रिजर्वेशन का, तो वही हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलके, हमारे माननीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, इनको साथ लेके प्रधानमंत्री जी इस इशू के बारे हम मिलें कि वो हमारा अपना जितना जम्मू कश्मीर का भी 27% हमें रिजर्वेशन मिले। अभी बताया क्योंकि हमारे कार्यालय मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने बताया कि जैसे जनगणना के आधार पर जातिगत जितने भी ऐतिहासिक फैसले हैं, ओबीसी कल्याणकारी योजनाएं, वो सब लागू हम जम्मू कश्मीर कराएंगे। उन्हें लेके और उनको फिर राष्ट्रीय अपने अध्यक्ष हैं हमारे, उनको हम साथ में लेकर तब प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। बीडीसी इंतखाबात के बाद जिले के बीडीओ दफ्तर कॉम्प्लेक्स पुंछ में बीडीसी चेयरमैन का दफ्तर खोला गया, जहां उनके सैकड़ों हामियों और महकमा देही तरक्याती के अफसरान ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ के चेयरमैन जमील अहमद को उनके दफ्तर तक लाए और उन्हें मुबारकबाद देते हुए कुर्सी पर बिठाया। अपनी कुर्सी संभालने के साथ ही बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि हम हर पंचायत में लोगों से मीटिंग कर उनके मसले जानने के साथ पंचायत के हर गाँव में तरक्याती काम करवाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस के जिला सदर चौधरी अब्दुल गनी ने जमील अहमद के चेयरमैन बनने और अपनी कुर्सी संभालने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम सब मिलकर पंचायती राज को निचली सतह तक मजबूती से लागू करवाने के लिए चेयरमैन जी के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो इसकी मैं सबसे पहले तो अपने पंच और सरपंच हजरात को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इलेक्शन में मुझे कामयाब करके अपने इस काबिल समझा कि मैं गरीब लोगों की खिदमत कर सकूँगा। और यहाँ पे बैठने के बाद हम अब आगे जो हमारा अपना जो अब काम हमने शुरू करना है, वो हमने पंचायत वाइज एक सिस्टम बनाना है। पंचायत वाइज हम मीटिंग करेंगे, 5 सरपंच और लोगों के ग्राम सभा बिठा के उनके जो भी बुनियादी काम होंगे हम उनको हल करने की कोशिश। मैं अपने तमाम उन साथियों को मुबारकबाद देता हूँ, मेरे पंच और सरपंच साहिबान, जिन्होंने बगैर मजहब, मिलत, रंग और नस्ल एक अच्छे आदमी को चुन के इस कुर्सी तक पहुँचाया है। तो मेरी उन सब साथियों को, वोटर और सपोर्टर को मुबारकबाद है। बाकी ये रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में पहला दौर शुरू हुआ है तामीर और तरक्की का, कि पावर जो है वो ग्रास रूट पे मुंतकिल हो चुका है। पंचायतें थी लेकिन अभी पंचायतों को भी फुली एम्पावर्ड नहीं किया गया था। ये 3 टायर सिस्टम है और अभी 2 ही टायर मुकम्मल हुए हैं। हमें गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि तीसरा टायर भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा, ताकि ये पूरा जो तामीर और तरक्की का दौर हो वो ग्रास रूट पे लोगों की मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। राजौरी में बिजली की गैर एलानिया कटौती से परेशान लोगों को गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। उन्होंने बिजली महकमे के अफसरान के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया। मुजाहरीन बिजली की गैर एलानिया कटौती बंद करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर जल्दी ही मुनासिब कदम नहीं उठाया गया तो वो बिजली महकमे के दफ्तर का मुजाहरा करने और के लिए मजबूर हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि महकमे के लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, इसलिए आवाम की परेशानी उन्हें दिखाई नहीं दे रही। इसलिए उन्होंने बिजली की आंख में चोली बनाई हुई है। पिछले 3 दिनों में सिर्फ 15 मिनट ही बिजली आई है। उससे कहना पड़ता है कि जो बिजली विभाग है ये बिल्कुल सुस्त है और सोया हुआ है। आज लगभग 15-20 दिनों से
नगर की इतनी बुरी हालत है कि बिजली आती है और चली जाती है। जब भी विभाग के कर्मचारियों से बात की जाए, कभी कहते हैं जनरल लाइन बंद है, कभी कहते हैं लोड ज्यादा है, थोड़ी सी हवा चलती है तो 6-6 घंटे पावर नहीं आती है, अगर बारिश हो जाए तो 2-2 दिन पावर नहीं आती है। ये प्रोटेस्ट बिजली विभाग को जगाने के लिए किया गया है, एक्शन पीडीडी को जगाने के लिए किया गया है कि बिजली वालों होश में आओ, नगर वासियों का ध्यान रखो, उनको पावर दो। आज बिजली पर हर चीज डिपेंड है। अगर बिजली वालों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में बिजली वालों के खिलाफ जो भी अभियान छेड़ा जाएगा, ये एक बड़ा खतरनाक अभियान हो। ये प्रोटेस्ट एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था जो बिजली विभाग के खिलाफ था। बिजली विभाग जो पिछले लगभग 1 महीने से कोई भी सुचारू रूप से यहाँ पे बिजली मुहैया नहीं करवा रही, लोगों के बच्चों के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और साथ में कोई भी घर के इन्वर्टर सारे बैठ गए हैं। बिजली के कारण पानी की भी जो किल्लत हो गई है। ज़रा सी बिजली चमकती है, ज़रा सा भी बादल की वर्षा होती है तो लाइट बंद हो जाती है, कहते हैं कि पीछे से बंद हो गई है। यार बाकी पूरी दुनिया में लाइट चलती है, हर जगह लाइट चलती है, इन वार्डों में लाइट क्यों बंद हो जाती है? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या हमारा सिस्टम नहीं है? क्या हम या इसका भुगतान नहीं करते? ये बात नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के पेपर आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, लोगों का कंप्यूटर का हर सिस्टम का एक सिस्टम है और जिनसे उनका रोज़गार चलता है और पूरा दिन 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे लाइट बंद रहती है। ये अब बर्दाश्त के बाहर है। जमीनों के रजिस्ट्रेशन का हक जुडिशरी से छीनकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिए जाने के खिलाफ कोर्ट को शिफ्ट न किए जाने की मांग को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर बैठे वकीलों ने आज भूख हड़ताल शुरू कर दी। बार एसोसिएशन के बैनर तले भूख हड़ताल पर बैठे वकीलों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बैठे हैं, आज इंडेफिनिट एजिटेशन का 34वां दिन है। आप बार बार एसोसिएशन में आया पूरी ये एजिटेशन कवर कर रहे हैं। डिमांड्स आपको पता है क्लियर हैं। उसी दूसरी डिमांड जो रजिस्ट्रेशन की है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कैटेगरिक एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे हुई है कि रजिस्ट्रेशन की पावर्स रेस्टोर बैक होनी चाहिए जुडिशल ऑफिसर्स को। चूँकि आज तक वो डिमांड नहीं मानी गई है और 2 नवंबर को जनरल हाउस ने ये मैंडेट दिया कि मोड ऑफ एजिटेशन चेंज किया जाए और आज मोड ऑफ एजिटेशन चेंज करके हम टोकन हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। एजिटेशन का 34वां दिन है और हंगर स्ट्राइक का आज पहला दिन है।